नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज पर। हम लोग अपने संविधान की कंप्लीट प्लेलिस्ट को आगे ले चलते हैं। इसके पहले तक आपने फंडामेंटल राइट वाले पार्ट में अनुच्छेद 30 तक पढ़ रखा है और उसमें हम आज बात करेंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे संपत्ति के अधिकार, ये किस प्रकार से मूल अधिकार था, करंट स्टेटस इसका क्या है, और इसके अलावा अनुच्छेद 31 मूल संविधान में कैसा था, वर्तमान में क्या स्थिति है, 31A, B और C ये तीन नए अनुच्छेद कब जोड़े गए और इसमें कौन से प्रावधान हैं, किस प्रकार से ये फंडामेंटल राइट के अपवाद क्रिएट करते हैं, इस पर बात करेंगे। और हम लोग इस क्लास को शुरू करें इसके पहले आप जान लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है फंडामेंटल राइट वाले पार्ट में। जनरली इसको लोग नहीं पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं। यही वो एरिया है, सवाल है, जहां से क्वेश्चन अगर आप तैयार किए तो आप एक थोड़ा एक्स्ट्रा काम करते हैं और ये सब सिलेक्शन दिलाने वाले सवालों में से हैं। तो बहुत आराम से समझिएगा, बहुत अच्छे से हम लोग इसे समझेंगे। जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं कि समझ में नहीं आता है। चलिए हम लोग इस क्लास को आगे ले चलते हैं। देखिए, भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में जो राइट्स आपको बताए गए हैं वो फंडामेंटल राइट कहलाते हैं और वो बाकायदा प्रोटेक्टेड हैं, गारंटीड हैं। ठीक, तो इसमें अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको 7 कैटेगरीज में रखा गया था। तो देखिए वो 7 कैटेगरी कौन कौन थी। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में प्रावधानित था। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में। शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार जो थे वो 29 और 30 में। और अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार प्रावधानित था। माने अनुच्छेद 19F और अनुच्छेद 30 ये दोनों मिलकर के भारत में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार बनाते थे। और 7वां जो राइट था वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये तो मूल संविधान में फंडामेंटल राइट की पोजीशन है। आज क्या स्थिति है, करंट पोजीशन में 6 कैटेगरी में फंडामेंटल राइट हमको मिलते हैं। ये जो संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 19(1)F और अनुच्छेद 31, ये मूल संविधान के प्रावधान आज नहीं है, अर्थात संपत्ति का अधिकार आज मूल अधिकार नहीं है। आपसे सवाल भी ऐसा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार नहीं है, या मूल संविधान में कुल कितने मूल अधिकार थे, वर्तमान में कुल कितने वर्गों में मूल अधिकार हैं। तो इस प्रकार से 7, 6, अनुच्छेद 31 या अनुच्छेद 31 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 19(1)F में क्या था, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो करंट पोजीशन क्या है, करंट पोजीशन ये है कि हम लोगों के पास वर्तमान में कुल 6 वर्गों में मूल अधिकार प्रावधानित हैं जो अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए थे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। बात करें मूल संविधान की, तो मूल संविधान के अनुच्छेद 19(1)F और अनुच्छेद 31 ये दोनों मिलकर के मूल संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार बनाते थे। तो इससे दिक्कत आती थी। दिक्कत क्या आती थी, जब देश में आज़ादी के बाद समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भूमि सुधार कानूनों को लागू करने का प्रयास किया गया, जिसमें जमींदारी समाप्त की गई। जमींदारी समाप्त करने का मतलब है कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनकी जमीनें स्टेट ने लेना शुरू किया, तो वो संपत्ति के मूल अधिकार, संपत्ति को धारण करने के अधिकार के आधार पर न्यायालय में चुनौती देने लगे। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वो अपने मूल अधिकार का हनन मानने लगे। तो देश में क्या दिक्कत आई कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार होने की वजह से देश के डेवलपमेंट में बाधा आई और समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल हुआ। और क्या देखा गया कि भूमि सुधार कानून तो लागू ही नहीं किए जा सकते हैं जब तक कि संपत्ति का अधिकार है। तो उनसे बचने के लिए अंततः 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, याद रहे कब, 44th अमेंडमेंट 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार पूरी तरह से समाप्त नहीं है,
संपत्ति के अधिकार के मूल अधिकार की कैटेगरी को समाप्त कर दिया गया और इसको नए संविधान के नए हिस्से में भाग 12 में अनुच्छेद 300A में प्रावधानित किया गया। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि संविधान के किस भाग में वर्तमान में और किस अनुच्छेद में वर्तमान में संपत्ति का अधिकार प्रावधानित है, या मूल संविधान में कहां पर संपत्ति का अधिकार प्रावधानित था। तो इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो समाप्त कर दिया गया और भाग 12 अनुच्छेद 300A में संपत्ति को एक संवैधानिक अधिकार के रूप में रखा गया। तो करंट पोजीशन क्या है? मूल संविधान में अनुच्छेद 19(1)(f) में और अनुच्छेद 31 ये दोनों मिलकर के संपत्ति का मूल अधिकार हमें देते थे। संविधान लागू होने के बाद देश में जब जमींदारी उन्मूलन या भूमि सुधार कानून लागू करना हुआ तो बाधा हुई। उस बाधा से दूर करने के लिए जो प्रथम पहले दूसरे तीसरे संशोधन किए गए, नई अनुसूचियां जोड़ी गई, अंततः 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकार का स्टेटस खत्म कर दिया गया। मूल अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया और अनुच्छेद 19(1)(f) को समाप्त कर दिया गया। तो करंट पोजीशन क्या है? आज भारत के संविधान में अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 मूल रूप में नहीं है, यह निरसित है। कब निकाला गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। और 1978 द्वारा इसी अमेंडमेंट द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी विधिक लीगल राइट बनाया गया। तो आज यह अनुच्छेद 300A में एक कानूनी अधिकार है, एक विधिक अधिकार है और एक लीगल राइट के तौर पर है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक, तो करंट में 30 के बाद 31A है, अनुच्छेद 31 निरसित है। आइए हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 31A, 31B, 31C, इन तीनों अनुच्छेदों में क्या प्रावधान हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 31A। तो अनुच्छेद 31A और 31B और इसके साथ ही साथ अनुसूची 9, भारत के संविधान में दो अनुच्छेद कौन कौन? अनुच्छेद 31A, 31B और अनुसूची 9, ये तीनों चीजें भारत के संविधान में पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़े गए थे। तो याद रहे 31A, 31B ये दो अलग अलग अनुच्छेद हैं और अनुसूची 9, 9वीं अनुसूची, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इस पहले संविधान संशोधन 1951 का उद्देश्य था भूमि सुधार संबंधी विधियों की संवैधानिकता सुनिश्चित करना। ठीक, तो उन्हें संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना, क्योंकि जो भूमि सुधार विधियां थी वो अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 संपत्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन कर रही थी। जबकि अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है, जिसके बारे में आप यहां जाकर के देख सकते हैं। देखिए अलग से सेपरेट हमने अनुच्छेद 13 को समझा रखा है, पढ़ा रखा है, तो वहां जाकर के आप पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 13 साफ साफ कहता है कि भारत का संविधान लागू होने के बाद संसद, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता है जो भारत के संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती हैं, न्यून करती हैं। यदि बनाई जाती हैं तो प्रारंभतः एब इनिशियो शून्य होंगी, वायड होंगी। तो इस आधार पर तो ऐसा कोई कानून बन ही नहीं सकता था, क्योंकि फंडामेंटल राइट संपत्ति के अधिकार का हनन कर रहे थे। तो सभी जो विधियां हैं, भूमि सुधार वाली विधियां हैं, वो सब फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होने की वजह से वाइड थी, अनुच्छेद 13 के अगेंस्ट बन रही थी। तो उनको संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए 31A, 31B और अनुसूची 9 जोड़ी गई। ठीक, अनुच्छेद 31A स्पेशली बनाया गया संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति है, सेविंग है, यहां बचाव किया गया है। साफ साफ डिक्लेयर है कि संपदा आदि का संरक्षण करने के लिए अगर उपबंध करने वाली कोई विधि है तो उन विधियों को क्या किया जाएगा? संरक्षित किया जाएगा, और इसे डिक्लेयर करेगी कौन? संसद। साफ साफ लिखा है। अनुच्छेद 31 यह प्रावधान करता है कि यदि किसी संपदा या उससे संबंधित अधिकार राज्य द्वारा अर्जन करने वाली किसी विधि को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। तो 31A साफ साफ
उन विधियों का संरक्षण कर रहा है, भले ही वो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में जो हमारे पास समानता और स्वतंत्रता का अधिकार है, व्यापार वृत्ति का अधिकार है, उन सब के अगेंस्ट ही क्यों न हो, उन सभी विधियों को संरक्षण प्रदान करती हैं। देखिए साफ साफ लिखा है कि अनुच्छेद 31 यह प्रावधान करता है कि किसी संपदा या उससे संबंधित अधिकार का राज्य द्वारा अर्जन करने वाली किसी विधि को न्यायालय द्वारा इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है जो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। तो सीधी सी बात है, ये उन विधियों का संरक्षण कर रही है 31 से जो अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ हैं, तो भी क्यों? क्योंकि ये संपदा अधिकार अर्जन करने के लिए बनाई गई हैं। अनुच्छेद 31 का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जमींदारी उन्मूलन करने के लिए पारित विधियों की वैधता को न्यायालय में चुनौती देने से रोकना। नहीं तो क्या होता, चूंकि अनुच्छेद जितनी भी भूमि सुधार विधियां हैं वो क्या कर रही थी कि ज्यादा भूमिधारी व्यक्तियों से भूमि ले रही थी, तो उनका फंडामेंटल राइट कह रहा था कि नहीं ले सकते हैं, और सबको समान रूप से बांट रही थी। तो हम अपने संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसे कदम उठाए थे, भूमि सुधार, लेकिन बाधा है फंडामेंटल राइट। अनुच्छेद 13 साफ साफ कह रहा है कि बना नहीं सकते, लेकिन फिर सेविंग करने के लिए, उन्हीं विधियों को बचाने के लिए अनुच्छेद 31 से पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जा रहा है। भले ही ऐसी विधियां अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन क्यों न करती हों, इन विधियों की वैलिडिटी बनी रहेगी, अर्थात संविधान में चुनौती दी ही नहीं जा सकती। इसीलिए कहा जाता है कि अनुच्छेद 21 भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट का अपवाद है। अनुच्छेद 31A फंडामेंटल राइट का अपवाद है। ठीक, 31A में 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 द्वारा फिर से दोबारा संशोधन किया गया, और यहाँ जो संपदा शब्द प्रयुक्त है उस अर्थ को और काफी व्यापक बना दिया गया। तो अनुच्छेद 31A जोड़ा कब गया? पहले संविधान संशोधन अधिनियम 31A जोड़ा गया 1951 में, और इसमें 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 द्वारा फिर से संशोधन किया गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग 31B की। 31B में कुछ अधिनियम और विनियमों का विधिमान्यीकरण बताया गया है। कुछ अधिनियम और कुछ विनियमों का विधिमान्यीकरण बताया गया है। इस अनुच्छेद को भी कब जोड़ा गया था? पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा ही इसको जोड़ा गया। हम पहले ही बता चुके कि तीन चीजें, 31A, 31B और अनुसूची 9। अब 31B कहता है इसका संबंध सीधे सीधे अनुसूची 9 से है। 31B का संबंध सीधे सीधे किससे है? अनुसूची 9 से है। 31B के अनुसार, देखिए 31B के अनुसार अनुसूची 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियम, वो अधिनियम जो 9वीं अनुसूची में शामिल हैं। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी विधियां शामिल की गई। उसमें कौन शामिल करता है? संसद शामिल करती है। 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियम और विनियमों को इस आधार पर अवैध नहीं समझा जाएगा कि वे अधिनियम या विनियम भाग 3 के किसी उपबंध अर्थात किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं। तो यहाँ भी एक प्रकार से सेविंग्स है। यहाँ अनुसूची 9 में जो विधियां शामिल कर दी गई, रख दी गई हैं, उनकी सेविंग्स है। यहाँ साफ साफ बताया गया है कि वो सभी कानून, विनियम जो अनुसूची 9 का भाग होंगे वो अवैध नहीं घोषित किए जाएंगे, वो अविधिमान्य घोषित नहीं होंगे, भले ही वो भाग 3 या किसी उसके मौलिक अधिकार के अगेंस्ट ही क्यों न हो। तो यहां पर भी देखिए मूल अधिकार विरोधी विधियों को बचाया गया है, लेकिन बचाने के पीछे पर्पज क्या है कि वो विधियां मनमाना नहीं है, वो विधियां सामाजिक लक्ष्यों को, सामाजिक न्याय को स्थापित करना, आर्थिक न्याय को स्थापित करना और समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करना, संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई हैं। क्योंकि बिना जमींदारी उन्मूलन के देश में सामाजिक समानता, आर्थिक समानता आ न पाती और आर्थिक समानता के बिना सामाजिक समानता संभव नहीं थी। अब बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 31C की। 31C कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों संबंधी विधियों की व्यावृत्ति अनुच्छेद 25 में संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया।
तो अनुच्छेद 31C जोड़ा कब गया? 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा। तो पहले तो सीधे से तीन बातें, 31A कब जोड़ा गया, 31B कब जोड़ा गया और 31C कब जोड़ा गया। 31A और B पहले संविधान संशोधन द्वारा, 31C 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया और इस अनुच्छेद में 42वें और 44वें संशोधन द्वारा फिर से संशोधित किया गया है। यह संशोधन दो बार और संशोधित किया गया, 42nd और 44th अमेंडमेंट द्वारा इसे फिर से संशोधित किया गया। अनुच्छेद 31C की बात करें तो इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्य द्वारा अनुच्छेद 39B और C में दिए गए किसी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कोई विधि बनाई जाती है तो कह रहे हैं 31C कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों में कौन कौन नीति निर्देशक तत्व, 39B और 39C के किसी भाग को, इन दो में जो नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं 39B और C में जो DPS बनाए गए हैं, उनको लागू करने के लिए अगर कोई विधि बनाई जाती है तो उसे इस आधार पर न्यायालय पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 में प्राप्त मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट हैं या उल्लंघन करती हैं। तो यहां पर इस प्रावधान के माध्यम से देखिए कहीं फंडामेंटल राइट को, डीपीएसपी को, माने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी गई है किस पर? राज्य के फंडामेंटल राइट पर, क्योंकि 39B और C में जो भी बात बताई गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं, उसको लागू करने के लिए अगर कोई विधि बनाई गई, अब भले ही वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करती हो, लेकिन वह विधिमान्य मानी जाएगी। तो 31C में किसकी सेविंग की गई है? 31C में सेविंग की गई है, बचाव किया गया है उन विधियों का जो नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर रहे हैं। तो यहां से एक दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई कि यहां पर तो फंडामेंटल राइट के ऊपर वरीयता दे दी गई किसको? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। लेकिन उसके पीछे देखिए कारण क्या है। 39B और C में क्या बताया गया है? 39B और C में सीधे सीधे बताया गया है कि जो भूमि का समान वितरण और धन का संकेंद्रण होने से रोकना, माने जो राज्य के संसाधन हैं वो किसी एक व्यक्ति के पक्ष में, किसी पूंजीपति के पक्ष में न हो, उन पर सभी का समान हक हो। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात कर रहा है। तो आर्थिक न्याय तो वो कहीं ना कहीं जमींदारी उन्मूलन से ही जुड़ा प्रावधान है और उसी को क्या कर रहा था? मेंटेन कर रहा था। 42nd अमेंडमेंट द्वारा 41C में कुछ नए शब्द जोड़े गए। जैसे देखिए क्या, अनुच्छेद 39B और C, मूल जो अनुच्छेद आया उसमें अनुच्छेद 39B और C शब्द था। अब उसके स्थान पर 42nd अमेंडमेंट द्वारा भाग 4 में दिए गए सभी अथवा किसी निर्देशक तत्व शब्द रख दिया गया। तो देखिए जब 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा 31C जोड़ा गया तो वहां कहा गया कि अनुच्छेद 39B और C में जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको लागू करने के लिए अगर कोई, केवल दो की बात की गई, उनको लागू करने के लिए अगर कोई विधि बनाई जाती है तो उस विधि को अविधिमान्य घोषित नहीं किया जाएगा, अवैध नहीं माना जाएगा, भले ही वो अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करती हूं। यहां क्या कर दिया गया? 42nd अमेंडमेंट द्वारा अब उन 39B और C जहां लिखा था वहां बदल करके अब लिखा गया भाग 4 के सभी या किसी निर्देशक तत्व। तो अब केवल 39B और C की बात नहीं कर रहा है, अब पूरे भाग 4 की। तो अब तो और व्यापक हो गया। अब एक प्रकार से डीपीएसपी राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग 4 3 पर पूरी तरह से प्रभावी हो गया। अर्थात 3 के उल्लंघन में क्या हो सकता है? कोई भी कानून बनाया जा सकता है। तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में इस 42वें संविधान संशोधन को 1980 में चैलेंज किया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने 31C की व्याख्या करते हुए कहा कि यह प्रावधान जो संशोधन करके जोड़ा गया, यह भारत के आधारभूत ढांचे के खिलाफ है और इसे अवैध घोषित कर दिया गया। तो 42nd अमेंडमेंट द्वारा जो संशोधन किया गया था उसे मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? असंवैधानिक घोषित किया। किस आधार पर? आधारभूत ढांचे के आधार पर। और जो असंशोधित 31C अनुच्छेद है उसे 1980 में बामन राव बनाम भारत संघ के मामले में 31C असंशोधित धारा, माने मूल धारा, 42वें संविधान संशोधन से पहले की धारा क्या कही गई? कहा गया कि यह संवैधानिक है।
तो करंट स्टेटस क्या है? 31C जो 25वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, वह मूल रूप में 42वें संशोधन से पहले क्या है? संवैधानिक है। और जो 42nd अमेंडमेंट द्वारा इसमें संशोधन करके इसकी व्यापकता बढ़ाई गई थी, 39B और C से भाग 4 तक बढ़ा दिया गया था, वह असंवैधानिक घोषित किया जा सका है। कब? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में। ठीक, तो ये जानकारी थी संपत्ति के अधिकार मूल संविधान में कैसा था, कहां कहां प्रावधान था, किस संशोधन द्वारा इसे समाप्त किया गया, इससे टकराव से बचाव के लिए किस प्रकार से अनुच्छेद 31A 31B जोड़ा गया और 31C जोड़ करके किस प्रकार से 2 DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व 39B और C को प्रभावी बनाया गया है। किसके ऊपर? फंडामेंटल राइट के ऊपर। तो इस पूरे आज की क्लास में हम लोग जाने अनुच्छेद 19(1)(f), अनुच्छेद 31 मूल संविधान वर्तमान में निरसित किए गए संशोधन, पहला संविधान संशोधन, 17वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। कुल कितने मूल संविधान में मूल अधिकार थे, वर्तमान में कुल कितने बचे हैं, कौन नहीं है, कहां प्रावधानित था, संपत्ति के अधिकार का करंट स्टेटस क्या है, संविधान के किस पार्ट और किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार प्रावधानित है। ठीक, तो ये कंप्लीट संविधान की सीरीज हमारी आगे बढ़ रही है। हम लोग कुछ बात करें उसके पहले बात करते हैं अपने चैनल की। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल पर रखना ना भूलिएगा, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सारी क्लासेज, जितने भी पेड कोर्सेज हैं, सबका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। और इस फीचर्स को भी जरूर जानें कि आपके अपने YouTube चैनल में प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक लगा हुआ है, जहां से वीडियो पर आधारित आपको एक टेस्ट प्रैक्टिस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, फ्री नोट्स और टेस्ट सीरीज फ्री में, और प्रैक्टिस के लिए आप हमारी वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर जरूर विजिट करें। वहां पर आपको फ्री में नोट्स उपलब्ध हो रहे हैं और आप वहां से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और फ्री में मॉडल टेस्ट भी आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक, तो इसे न भूलिएगा। आज दीजिए इजाजत। संविधान की कंप्लीट क्लास में आगे हम लोग अनुच्छेद 32 में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।